हेलो फ्रेंड्स, अर्पिता क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और जो भी अभ्यर्थी इस समय यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड यूजीसी नेट की हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि एमसीक्यू के द्वारा इसमें कई सारी चीज़ें क्लियर की जाती हैं और मूल बुक पढ़ने से अच्छा है इसके एमसीक्यू को सॉल्व कर लिया जाए, ये सबसे बेटर होता है। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग भी इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और अभी हम बता देना चाहते हैं कि आज हम लोग देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर बच्चन सिंह के जो हिंदी साहित्य के इतिहास हैं, उनसे संबंधित कुछ एमसीक्यू जो कि कंबाइंड हैं। और पहले मैं डॉक्टर बच्चन सिंह का आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ। उसके बाद मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के आदिकाल से संबंधित प्रश्न लेके आऊँगी। तो ये बुक से ही बनी हुई एमसीक्यू है, तो आप लोग भी इसे कंटिन्यू देखिए, और जो पहले की वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट पे जाके इसे देख सकते हैं। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग देखेंगे डॉक्टर बच्चन सिंह ने बीसल देव रासो को किस काव्य रूप के अंतर्गत स्वीकार किया है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने बीसल देव रासो को किस काव्य रूप के अंतर्गत स्वीकार किया है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आप लोग आंसर अपना बता सकते हैं नीचे कमेंट में, जिसे भी सही आंसर पता हो। तो बच्चन सिंह ने बीसल देव रासो को विरह गीत काव्य के अंतर्गत स्वीकार किया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, विरह गीत काव्य। बीसल देव रासो में कितने खंड हैं, ये आप लोग बताइए मुझे कमेंट में, और उनके नाम भी आप लोग बता सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। तब तक बच्चन सिंह के अनुसार बीसल देव रासो की नायिका राजमती अपने पति के किस व्यवहार से रूठकर विरह में जलती है। ये 4 ऑप्शन है, इसे पढ़ के आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ देखिए, बीसल देव रासो की नायिका का नाम भी आप लोग से पूछा जा सकता है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए कि बीसल देव रासो की जो नायिका थी उनका नाम था राजमती। तो राजा के सामंती अहम और उड़ीसा जाने के कारण। आगे देखते हैं, राजमती विरह की अवस्था में विधाता से क्या बनने की इच्छा व्यक्त करती है, जिससे वह सामंती परतंत्रता से मुक्त हो सके। जब राजमती विरह की अवस्था में होती है तो वो ईश्वर से क्या बनना चाहती है, जिससे कि वो अपने आप को मुक्त कर सके। और ये भी बताइए कि जो राजमती विरह में, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, कोयल या जाटनी। जो राजमती विरह में जो है वो कोयल या जाटनी बन के अपने आप को सामंती परतंत्रता से मुक्त करना चाहती है। जैसे पंछी स्वतंत्र होते हैं, इस तरह राजमती भी सोचती है कि वो कोयल या जाटनी बन के स्वतंत्र होकर अपनी जिंदगी जिए। यहाँ स्थापना और तर्क पर चर्चा करेंगे हम लोग। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार बीसल देव रासो की भाषा के आधार पर इसका रचना काल निश्चित करना कठिन है, क्योंकि यह गेय काव्य है और मौखिक रूप से गाया जाता रहा है, इसलिए लोककंठ के साथ इसकी भाषा निरंतर परिवर्तित होती है। इसमें आप लोग अच्छे से पढ़ के, इसे ध्यान से पढ़ के आंसर दीजिए। और जो ये स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन होते हैं, इसके बनाने से ये फ़ायदा होता है कि इसमें हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन एक में मिल जाते हैं। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। बीसल देव रासो की भाषा के आधार पर रचना काल निश्चित करना कठिन होता है, और ये एक गेय काव्य है। बीसल देव रासो एक गेय काव्य है और मौखिक रूप से गाया जाता है, और लोककंठ के साथ इसकी भाषा निरंतर परिवर्तित होती रहती है। पाँचवां देखेंगे, नरपति नाल को जन कवि घोषित करना एक भ्रम पैदा करना है, क्योंकि रासों में वर्णित शकुन अपशकुन तंत्र मंत्र और योगियों की विद्या जनजीवन के हास्योन्मुखी तत्व है, न कि प्रगतिशील लोक चेतना। इसका आंसर आप लोग देखिए, नरपति नाल को जन कवि घोषित करना एक भ्रम पैदा करना है, ये बच्चन सिंह का कहना है। क्या ये सही है कि गलत है? तो ये ए और आर दोनों सही है, और इसकी सही बात व्याख्या भी है।
तो नरपति नाल को जन कवि घोषित करना एक भ्रम है, बच्चन सिंह ने ये बोला है, क्योंकि रासों में इसमें अपशकुन तंत्र मंत्र और योगियों की विद्या हास्योन्मुखी तत्व है, न कि प्रकृतिशील लोक चेतना। ये भी आपका कोटेशन बन सकता है, कथन बन सकता है एग्ज़ाम में। किसके कथन है तो इसके आप लोग याद रखिएगा, बच्चन सिंह के कथन है। बिसलदेव रासों की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पढ़िए इसके चारों कथन और इसका आंसर सही कूट करके चुनिए आप लोग। इसमें सब सही है। इसमें 4 खंड है बिसलदेव में। अब प्रथम खंड में राजमती के विवाह का वर्णन है, द्वितीय खंड में बिसलदेव का उड़ीसा जाना है और तृतीय खंड में राजमती का विरह वर्णन है। चतुर्थ खंड में भोजराज अपनी पुत्री को मालवा ले जाता है और बिसलदेव की वापसी हो जाती है। तो ये पाँचों कथन आपके सही हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार बिसलदेव रासों की भाषाई विशेषताओं में क्या शामिल है? क्या शामिल है बताइए इसे आप लोग। तो उसमें सही आंसर आप लोग का हो जाएगा 4 ऑप्शन में से पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। इसमें विभक्तियों और परसर्गों की विचित्र खिचड़ी है। इसमें 6 है का प्रयोग डिंगल भाषा में मिलता है और तत्सम जैसे मंदिर अमृत में क्लोशनी का प्रयोग प्रचुरता है। ये 3 सही है। और इसकी भाषा में 10 शताब्दी से ही पहले की निश्चित की जा सकती है, ये गलत है। ये 15वीं शताब्दी के पहले से निश्चित की जा सकती है, न कि 10। विद्वानों और उनके द्वारा प्रस्तावित बिसलदेव रासों के रचना काल को सुमेलित कीजिए। तो आइए हम लोग सुमेलित करते हैं कि बिसलदेव रासों के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल। एक यहाँ देखिए कुछ कि रामचंद्र शुक्ल 1212 ईस्वी में इसे 1272 बोलते हैं। रमाता प्रसाद गुप्त 1150 ईस्वी के आसपास और मोतीलाल मेनारिया 1546 ईस्वी के आसपास और बच्चन सिंह 1076 ईस्वी के आसपास। ये इसका सही मैच होगा। रामचंद्र शुक्ल की बुक में साफ लिखा है 1272, बिल्कुल आगे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासों को किस श्रेणी का काव्य माना है? राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी माना है। और रासों की प्रामाणिकता के संदर्भ में आनंद संवत की कल्पना किसने की थी? तो जो रासों की प्रामाणिकता के संदर्भ में आनंद संवत की कल्पना की थी, इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट दे सकते हैं। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। बच्चन सिंह के अनुसार किस विद्वान ने पुरातन प्रबंध संग्रह के आधार पर चंद्रबरदाई के अस्तित्व को प्रामाणिक सिद्ध किया है? ये 4 ऑप्शन एक है नीचे, कर्नल, यहाँ लिख देती हूँ कर्नल टॉड। चौथा ऑप्शन ये है। बच्चन सिंह के अनुसार किस विद्वान ने पुरातन प्रबंध संग्रह के आधार पर चंद्रबरदाई के अस्तित्व को प्रामाणिक सिद्ध किया है? और ये भी बताइए कि किसने अप्रामाणिक, किसने प्रामाणिक और किसने अर्ध प्रामाणिक। ये तीनों भी आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुनिजिन विजय। और अप्रामाणिक, प्रामाणिक और अर्ध प्रामाणिक, इसका भी आप लोग कमेंट में नीचे बता सकते हैं कि किसने इसे सिद्ध किया है। आइए प्रामाणिक देख लेते हैं डॉक्टर। यहाँ पहले अप्रामाणिक देखते हैं हम लोग, किसने किसने अप्रामाणिक सिद्ध किया है। तो डॉक्टर वुलर ने और रामचंद्र शुक्ल ने, और तीसरे हैं पांड्या और तीसरे हैं श्यामल दास और चौथे हैं हीराचंद्र ओझा। और प्रामाणिक किसने किसने माना है? मिश्र बंधु ने, श्याम सुंदर दास ने और पांड्या ने और कर्नल टॉड ने। अर्ध प्रामाणिक किसने माना है? तो सबसे पहला नाम होता है हजारी प्रसाद द्विवेदी और सुनती कुमार चटर्जी और दशरथ ओझा।
ये 3 लोगों ने इन्हें अर्ध प्रमाणिक माना है। तो इसे आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। आगे देखेंगे स्थापना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा पृथ्वीराज रासो को एक जाली ग्रंथ मानते हैं। रासो में उल्लिखित घटनाएं नाम और संवत ऐतिहासिक शिलालेखों और जयानक के पृथ्वीराज विजय से मेल नहीं खाते हैं। ये देखिए, अभी पीछे मैंने बताया था कौन अप्रामाणिक मानता है, बताइए आप लोग। तो जो गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा और रामचंद्र शुक्ल इसे अप्रामाणिक मानते हैं। दोनों सही है, दोनों की व्याख्या भी सही है। और जयानक का कृत है पृथ्वीराज विजय। और 5वां है बच्चन सिंह के अनुसार कान्न और कैमास की कथाएं रासों की संरचना में हाशिए पर नहीं बल्कि मुख्य धारा का हिस्सा है। ये घटनाएं तोथी सामंती आन बान और विलासिता के कारण योग्य मंत्रियों और सामंतों को खोने की राजनीति त्रासदी को उभारती हैं। दोनों में बताइए आप लोग। बच्चन सिंह के अनुसार कर्ण और कैमास की कथाएं रासों की संरचना में हाशिए पर नहीं बल्कि मुख्य धारा का विषय है। इनका ये क्या कहना है? तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। ये दोनों सही है आपके। ये विलासिता के कारण योग्य मंत्रियों सामंतों को खोने की राजनीति त्रासदी को उभारता है। ये बच्चन सिंह ने बोला है। किसके संबंध में बोला है? ये बताइए आप लोग, किसके संबंध में बोला है? ये पृथ्वीराज रासो के संबंध में बोला है बच्चन सिंह ने। इस प्रकार आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोग इसे एक बार रिवीजन और कर लीजिएगा तो ये आप लोग को अच्छे से तैयार हो जाएगा। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आप लोग को नए नए वीडियो जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसे हम लेके आते रहें। थैंक यू।